भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से कई सारे दर्शकों का अनुरोध था कि मैं अपने रेयर सीक्रेट्स को उन लोगों के साथ शेयर करूं और कुछ वैसे सूत्र, कुछ ऐसे ज्योतिष के सूत्र जो मैंने कई वर्षों तक मेहनत करके घूम घूम करके गाँव में कई शहरों में जा जा करके घूम घूम के उसे कलेक्ट किया था, वो उन लोगों को बताऊं। तो ऐसा ही एक कोर्स मैंने 20 जून को शुरू करने का एक निर्णय लिया है। तो उसमें कुल 5 सब्जेक्ट को टच किया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप लोगों में से जो भी दर्शक वर्ग उसके इच्छुक हो वो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का विषय हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है सूर्य ग्रहण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण कंकणाकृति के रूप में 21 जून 2020 को आषाढ़ महीने की अमावस्या को लगेगा। ये जो ग्रहण है ये भारत में दिखाई देगा और ये ग्रहण मिथुन राशि में हो रहा है। ग्रहण के प्रारंभ होने के समय सूर्य और चंद्रमा ये दोनों मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे तथा जब ग्रहण खत्म होगा उस समय चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा अतः इसका प्रभाव भी हम लोगों पर पड़ेगा। सबसे पहले सूर्य ग्रहण किस प्रकार लगता है इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की। तो कभी कभी परिक्रमा करते समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक वर्ष में 4 से अधिक ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस वर्ष चूंकि 5 ग्रहण लग रहे हैं इसलिए यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो ग्रहण है ये वलयाकार ग्रहण होगा और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वलयाकार ग्रहण क्या होता है। ग्रहण में वलयाकार ग्रहण की स्थिति तब निर्मित होती है जब सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होते हैं और काफी दूर होने के साथ ही चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि चूंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से काफी ज्यादा होती है तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा से ढका हुआ नहीं दिखाई देता, जिस कारण से क्या होता है कि सूर्य का किनारे किनारे का जो भाग है वो गोल गोल आकार में चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे ही हम लोग वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब हम लोग ग्रहण काल की बात कर लेते हैं। ग्रहण काल सुबह 10:31 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण में सूतक की 12 घंटे पहले की मान्यता है, अतः इसका सूतक 20 जून को रात 10:30 से शुरू हो जाएगा और जब ग्रहण समाप्त होगा तभी सूतक भी समाप्त होगा। इस ग्रहण में सूतक चूंकि प्रभावी होगा इसलिए सूतक की जो भी मान्यताएं हैं वो सभी की सभी प्रभावी होंगी। एक बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि ग्रहण कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो या ग्रहण का परिणाम कैसा भी हो, आपको ग्रहण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण का जो भी यहाँ पर फल कहा जाएगा वह एक सामान्य सा फल है और जब तक आपकी कुंडली में ग्रहों की विपरीत स्थिति ना हो, ग्रहों की प्रतिकूल स्थितियां ना हो, तब तक इस ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। ग्रहण के दौरान उन्हीं लोगों को प्रतिकूल स्थितियां प्राप्त होंगी जिनकी जन्म कुंडली में भी वही भाव, वही नक्षत्र और वही ग्रह पीड़ित अवस्था में हो जो ग्रहण के दिन हो रहे हैं। मुख्य रूप से 4 राशियां या 4 लग्न ऐसे होंगे जो ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यदि आपकी राशियां या आपका लग्न इन्हीं 4 राशियों में से एक हो तथा वह जन्म कुंडली में भी पीड़ित अवस्था में हो तभी आपको प्रतिकूल स्थितियां प्राप्त होंगी, अन्यथा आपको इस ग्रहण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस ग्रहण काल में कौन कौन सी राशियां प्रभावित हो रही हैं, ये मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इससे पहले सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को हुआ था और उसी के बाद आप देखेंगे कि विश्व में महामारी की स्थिति बनी हुई है। तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि जब 26 दिसंबर का ग्रहण इतना ज्यादा प्रभावी हुआ कि कई लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, बेघर होना पड़ा, जान गंवानी पड़ी, तो क्या यह 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भी ऐसा ही प्रभाव देगा? थोड़ा इस विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। यह जो ग्रहण है यह मिथुन राशि में घटित हो रहा है और इस दिन राहु केतु के अलावा कुल 4 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसमें से 3 शुभ ग्रह रहेंगे और 1 अशुभ ग्रह अर्थात पापी ग्रह वक्री रहेंगे। कुल 4 ग्रह कौन कौन से वक्री हो रहे हैं? वो है शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि, जिसमें से शुक्र, बुध और बृहस्पति ये 3 ग्रह शुभ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा एक शनि पाप ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऐसी भी मान्यता है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब शुभ ग्रह अगर वक्री स्थिति में होते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। तो इस दिन कुल 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं, जिसमें से 3 ग्रह शुभ हैं। तो ये काफी अच्छी स्थिति निर्मित होने वाली है, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। अब एक इस ग्रहण का दूसरा पक्ष भी हम लोग जान लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भी मान्यता होती है कि चूंकि जो सूर्य है वो हमारा आत्मा है और चंद्रमा जो है हमारा मन है और ग्रहण के दिन ये दोनों पीड़ित अवस्था में होते हैं, अतः कुछ ना कुछ इसका प्रभाव तो अवश्य हमें प्राप्त होगा। एक मेरी ऐसी मान्यता है कि देखिए, ग्रहण की स्थिति तो हमेशा बनती है और साल में कई बार ग्रहण होता है, परंतु किसी खास ग्रह संयोग में ग्रहण कई वर्षों के उपरांत होता है। इस बार का ग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु केतु को मिलाकर के कुल 6 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे और यह ग्रहण जो है वो मिथुन राशि में हो रहा है और मिथुन राशि को मंगल अपनी चौथी दृष्टि से भी देख रहे हैं। इसके फलस्वरूप विश्व में असमंजस की स्थिति रहेगी तथा विश्व के लिए स्थिति अच्छी नहीं होती हुई दृष्टिगोचर होती है। ये ग्रहण विश्व के जिन देशों में दृष्टिगोचर हो रहा है उन देशों में स्थिति परेशानी भरी हो सकती है। अचानक आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, सामाजिक विद्रोह हो सकता है, तूफान से नुकसान हो सकता है या प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। परंतु फिर भी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 4 ग्रह वक्री अवस्था में है, जिनमें से 1 ग्रह पापी है तथा 3 ग्रह शुभ है। तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण होता हुआ भी हमें ये दिखता है। दूसरा, ऐसी भी मान्यता है कि जब दूसरा ग्रहण लगता है तो पहले वाले ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो जो 26 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण लगा था, जिसका प्रभाव हम लोगों ने देखा, तो इस ग्रहण के लगने के साथ ही वो ग्रहण का प्रभाव अब खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी है। ग्रहण के दौरान सबसे पहले भोजन करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय कीटाणु बड़ी तेजी से फैलते हैं तथा वह कीटाणु एकत्रित होकर के भोजन को दूषित कर देते हैं। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के क्षौर कर्म को करना वर्जित किया गया है, अतः ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का क्षौर कर्म आप लोग न करें। ग्रहण के संदर्भ में जो भी मान्यताएं हैं वह बालक, वृद्ध और स्त्री पर लागू नहीं होता है, परंतु फिर भी कहा गया है कि जो भी गर्भवती महिला है वह ग्रहण को न देखें। ग्रहण के दौरान आप ईश्वर की पूजा में विशेष ध्यान दें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान किया गया पूजा, किया गया तप, दिया गया दान कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। अतः आप सभी को मेरा परामर्श होगा कि इस ग्रहण का आप श्रेष्ठतम लाभ उठाएं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्नत करें। अब बात करते हैं उन 4 राशियों की जिन पर ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव होने वाला है। यहाँ आप इसे अपनी राशि के आधार पर, अपने लग्न के आधार पर देख सकते हैं। देखिए, ग्रहण जिस राशि में भी लगता है उस राशि पर अपना सबसे ज्यादा प्रभाव देता है, फिर उसके बाद उसके सामने वाली राशि पर उसका प्रभाव आता है, फिर ग्रहण के एक घर आगे वाली राशि और उसके बाद एक घर पीछे वाली राशि पर उसका प्रभाव होता है। तो चूंकि इस बार जो ग्रहण लग रहा है वह मिथुन राशि में लग रहा है, तो मिथुन के सामने की राशि हो गई मीन तथा मिथुन से एक घर आगे राशि हो गया कर्क तथा एक घर पीछे जो राशि हो गई वृष। तो इस प्रकार वृष, मिथुन, कर्क और धनु ये वो 4 राशियां हैं जिन पर ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव होने वाला है। आइए अब इन 4 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की।
आपकी राशि में ग्रहण होगा और चूंकि ग्रहण के दिन 4 ग्रह स्थित होंगे आपकी राशि में, सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा। क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध वक्री स्थिति में है परंतु स्वग्रही हैं, तथा मिथुन राशि से 6ठे स्थान के स्वामी मंगल हैं जो अपनी चौथी दृष्टि से मिथुन राशि को देख रहे हैं। यह दर्शाता है कि इस दौरान आपको शारीरिक बाधा हो सकती है, किसी रोग, बीमारी या गुप्त शत्रु से परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि से दूसरे स्थान के स्वामी चंद्रमा अपनी राशि से द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं, अतः इस दौरान अकारण खर्च की स्थिति हो सकती है, हानि हो सकता है, हानि की संभावना बनती है। ज्योतिष शास्त्र के दो जो सबसे शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, दोनों वक्री स्थिति में 8वें स्थान और 12वें स्थान में स्थित होंगे, जो यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य और खर्च पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए ग्रहण का निर्माण आपकी राशि के 7वें स्थान से हो रहा है, अतः यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। साझेदारों से आपको मित्रता बना करके रखनी होगी, वाद विवाद से दूर रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे इसका प्रयास करना होगा। यदि कोई जमीन, मकान या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हो तो कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दे। वाणी में मधुरता बना करके रखें। कर्क राशि, आपकी राशि के द्वादश स्थान में ग्रहण का निर्माण हो रहा है, तो आपको लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। यात्रा में नुकसान हो सकता है। इस दौरान खर्च की अधिकता रहेगी। धर्म की शरण में जाएं, ईश्वर की आराधना करें। बृहस्पति और शनि वक्री होकर के आपके 7वें स्थान में बैठे हुए हैं, अतः पत्नी या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उपस्थित हो सकती हैं। 6ठे स्थान में केतु के बैठने के कारण शत्रु पक्ष से आप प्रभावित हो सकते हैं। वृष राशि, आपकी राशि से दूसरे स्थान में ग्रहण का निर्माण हो रहा है, अतः परिवार में क्लेश की स्थिति रह सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। कोई अकारण ही आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है, अतः सावधान रहें। इस दौरान धन का सोच समझ करके खर्च करें। यह वह 4 राशियां हैं जिन्हें इस ग्रहण के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरा आप सभी को परामर्श है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। समय हमेशा कभी अच्छा, कभी बुरा के रूप में हम लोगों को मिलता रहता है। तो जब कभी भी कोई बुरा समय चल रहा हो या चलने की आशंका हो तो हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर का कोई भी एक छोटा सा नाम लेकर के सुबह शाम उसकी आराधना करनी चाहिए। इससे कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी पाप हो, वो कट जाता है। तथा एक विशेष बात का और ध्यान रखें कि 21 जून को हम लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं, तथा योग का उपासना और ईश्वर से बहुत ही गहरा संबंध है। तथा दूसरा, 21 जून को ही इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है, अतः आप सभी को मेरा परामर्श है कि 21 जून को आप लोग योग करें, ध्यान करें, साधना करें और दान करें। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।